जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र, जिसमें से इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स हम लोग देख रहे हैं। आज का जो लेक्चर रहेगा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के विषय पर रहेगा। देखेंगे आर्थिक समृद्धि क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इसके विषय में देखते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन होता है, तो हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं। इसका हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन को। आर्थिक समृद्धि का संबंध देश की प्रति व्यक्ति आय या उत्पादन में मात्रात्मक निरंतर वृद्धि से है, जो उसकी श्रम शक्ति, उपभोग, पूंजी और व्यापार की मात्रा में प्रसार के साथ होती है। यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे जीएनपी बोलते हैं, और जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही, तो इसे क्या बोलेंगे? आर्थिक समृद्धि। कुल मिलाकर आपको ये देखना है कि इस तीनों में वृद्धि होना चाहिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और प्रति व्यक्ति आय। इसमें अगर वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब कि आर्थिक समृद्धि हो रही है, इनकम बढ़ रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के विषय में देखते हैं। आर्थिक विकास की अवधारणा आर्थिक समृद्धि की अवधारणा से अधिक व्यापक है। आर्थिक समृद्धि वस्तुनिष्ठ होती है, जबकि आर्थिक विकास व्यक्तिनिष्ठ होती है। आर्थिक विकास सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि चरों में गुणात्मक तथा परिणात्मक दोनों परिवर्तनों से संबंधित है। जहाँ आर्थिक समृद्धि केवल परिणात्मक परिवर्तन से संबंधित है, वहीं आर्थिक विकास का संबंध परिणात्मक तथा गुणात्मक दोनों परिवर्तनों से है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आर्थिक विकास तभी कहा जाता है जब जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो, जिसे बोलते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार हो। और देखिए आर्थिक विकास का एक अवधारणा है, इसमें आर्थिक समृद्धि, सामाजिक क्षेत्र के विकास, इसे बोलते हैं सोशल सेक्टर डेवलपमेंट, समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ आदि सम्मिलित होते हैं। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री जिनका नाम है महबूब अल हक ने आर्थिक विकास को परिभाषित करते हुए कहा कि गरीबी चाहे जिस रूप की हो, आर्थिक विकास गरीबी के विरुद्ध लड़ाई हो। आर्थिक विकास गरीबी के विरुद्ध लड़ाई हो, ठीक है। और नोबेल पुरस्कार विजेता जिनका नाम था प्रोफेसर अमर्त्य ने अधिकारिता तथा क्षमता विस्तार को क्या बोला था? आर्थिक विकास बोला था, ठीक है। और इनके अनुसार ये भी था कि आर्थिक विकास का तात्पर्य जीवन पोषण, आत्मसम्मान तथा स्वतंत्रता से है। इसके अलावा हम देखते हैं आर्थिक विकास की माप देखते हैं। तो माप में देखिए बहुत विधियां हैं, निम्नलिखित विधियां हैं, तो सारे विधियों को हम लोग देखते हैं। पहला जो विधि है बेसिक नीड अप्रोच, जिसका प्रतिपादन 1970 में विश्व बैंक ने किया था। दूसरा जो विधि है जिसको बोलते हैं फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स अप्रोच, जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम, जिसका प्रतिपादन किसने किया था? मैरिस डी मॉरिस ने किया था। तो दोनों क्लियर हुआ। अब देखिए इस विधि में किसी देश के विकास के मापन के लिए उस देश की शिशु मृत्यु दर, वयस्क साक्षरता दर तथा जीवन प्रत्याशा सूचकांक के औसत मान का प्रयोग किया जाता है। क्रय शक्ति क्षमता, जिसे बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी विधि, जिसका प्रतिपादन किसने किया है? गुस्ताव कैसले ने किया था। इस विधि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा वर्ष 1993 में किया गया था। परचेजिंग पावर पैरिटी का, ठीक है, प्रतिपादन गुस्ताव कैसले ने किया था और IMF द्वारा किया गया था 1993 में। और विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर की तुलना के लिए वर्तमान में विश्व बैंक द्वारा PPP विधि का प्रयोग किया जा रहा है। नोट में देखिए, विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में सकल राष्ट्रीय आय, ग्रॉस नेशनल इनकम, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और प्रथम और द्वितीय स्थान पर क्रमशः चीन तथा अमेरिका है, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर, ठीक है। तो इसके आधार पर पहला नंबर पर चीन है, दूसरा नंबर पर अमेरिका, तीसरा नंबर पर अपना प्यारा देश भारत है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार जीडीपी के आधार वर्ष 2020 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात किया जाए, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जीडीपी के आधार पर तो USA है, संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरे नंबर पर भारत का स्थान अमेरिका है, पहले पर चीन है, जापान है, जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम के बाद छठे नंबर पर। अभी शायद मूव कर गया है भारत, अपना प्यारा देश भारत और भी अच्छे स्थान पर आ गया है।
अभी लेटेस्ट डाटा में आप चेक करके देख लीजिएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब अल हक द्वारा तथा उनके सहयोगियों द्वारा किया गया था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI 1990 में इनके अंतर्गत 3 चरों को शामिल किया गया है। पहला चर है जीवन प्रत्याशा सूचकांक, दूसरा है शिक्षा सूचकांक और तीसरा है आय सूचकांक। जीवन प्रत्याशा सूचकांक किसी देश की जनसंख्या का जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा का मापन करता है। जो शिक्षा सूचकांक है इसमें क्या है, स्कूल अवधि के औसत वर्ष और स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष, ये दोनों को इसमें शिक्षा सूचकांक में सम्मिलित किया गया है। क्लियर हुआ। तीसरा जो आय सूचकांक है, इसमें देखते हैं आय सूचकांक में जीवन निर्वाह स्तर का मापन परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, जिसे बोलते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा से किया जाता है। मानव विकास सूचकांक से देखिए सूचकांक का मान जो होता है 0 और 1 के बीच होता है। अगर 0 के पास जा रहे हैं तो इसका मतलब कंडीशन और भी बदतर हो जा रही है। अगर 1 के पास हम लोग जा रहे हैं, 1 के पास में, तो हमारा कंडीशन बहुत ही अच्छे की तरफ हमारा प्रदर्शन हो रहा है। ठीक है। तो हाँ, जिस देश का मान जितना अधिक 1 के करीब होगा उस देश का मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में उतना ही अच्छा माना जाता है। देखिए जिसका रैंक अगर 0 से 1 के बीच में जिसका रैंक लगभग 0.80 के पास रहेगा या इससे ऊपर रहेगा तो उसे बोलते हैं अत्यधिक उच्च मानव विकास। अगर 0.70 से 0.799 के पास रहेगा तो उसे बोलेंगे उच्च मानव विकास वाला देश, और 0.550 से 0.699 तक रहेगा तो उसे बोलेंगे मध्यम मानव विकास, और 0 से 0.550 के बीच में रहेगा तो उसे बोलेंगे निम्न मानव विकास वाला देश, बहुत ही रोस्ट कंडीशन रहेगा। ठीक है। तो मानव विकास सूचकांक मानव विकास रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष 1990 में प्रत्येक वर्ष UNDP द्वारा जारी की जाती है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ऐसे हैं। ठीक है, इनके द्वारा जारी किया जाता है। और वर्ष 2020 में मानव HDI में शामिल कुल 189 देशों में भारत का स्थान था 131वां। ठीक है, HDI में। और 2020 में उच्च मानव विकास वाला सूचकांक में पहला देश जो है नॉर्वे है, जबकि सबसे खराब देश, सबसे निम्न देश बोलेंगे नाइजर को। ठीक है। अब देखते हैं प्रसन्नता क्या होता है। प्रसन्नता मनुष्य मात्र की आकांक्षा है जिसे सामाजिक प्रगति का पैमाना बनाया जा रहा है। विश्व की कुल जनसंख्या प्रसन्न है कि नहीं, इसकी सही माप की कुंजी प्रसन्नता शब्द के अर्थ में ही निहित है। प्रसन्नता की माप के लिए संयुक्त राष्ट्र निर्वहनी विकास समाधान नेटवर्क UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा वर्ष 2022 में विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट का प्रकाशन शुरू किया गया है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट में विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में विश्व के विभिन्न राष्ट्रों की प्रसन्नता की माप की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रों की लोक नीति का पथ प्रदर्शन करना है। प्रसन्नता का माप जो है निम्नलिखित 6 कारणों के आधार पर किया जाता है। पहला है प्रति व्यक्ति GDP के आधार पर, फिर दूसरा स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, तीसरा उदारता, चौथा सामाजिक सहयोग, पांचवां भ्रष्टाचार का बोध और छठवां जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता। ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा वर्ष मई 2019 से पूर्व राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य मई 1991 में स्थापित केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO द्वारा किया जाता था, लेकिन वर्तमान में यह कार्य NSO द्वारा किया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल मतलब कार्यालय द्वारा किया जाता है, ऑफिस। ठीक है। से ऑफिस हो गया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ओके। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना देखते हैं 3 विधियों द्वारा किया जाता है। पहला साधन लागत या आय विधि, दूसरा उत्पादन और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड या व्यय विधि बोलते हैं। पहला देखते हैं फैक्टर कॉस्ट या इनकम मेथड देखते हैं, साधन लागत या आय विधि। इसमें राष्ट्र के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में लगान, मजदूरी, ब्याज, कच्चा माल, किराया एवं लाभ के रूप में अर्जित आय के योग द्वारा जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो इस विधि को क्या बोलते हैं, साधन लागत या आय विधि कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना साधन लागत फैक्टर कॉस्ट पर की जाती है। ठीक है।
फैक्टर कास्ट में, परंतु 2015 में राष्ट्रीय आय की गणना की कीमत जो हो गया मार्केट प्राइस पे की जाने लगी। अब देखते हैं प्रोडक्शन मेथड में क्या है। प्रोडक्शन मेथड यह देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के शुद्ध मौद्रिक मूल्य के योग द्वारा जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसे इस विधि को क्या बोलेंगे, उत्पादन विधि कहा जाता है। अब देखते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि। एक राष्ट्र के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में किए गए सभी अंतिम व्ययों के योग द्वारा जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो इस विधि को क्या बोलते हैं, व्यय विधि कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आय विधि तथा उत्पादन विधि दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है राष्ट्रीय आय की गणना के लिए भारत में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो आय विधि और उत्पादन विधि, ठीक है, दोनों का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना सामान्यतः प्रचलित तथा स्थिर कीमतों करेंट तथा कांस्टेंट प्राइस पर की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल इनकम एंड कांस्टेंट प्राइस, इसको विषय में देखते हैं। किसी देश की वास्तविक प्रगति का अध्ययन करने हेतु स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है और विभिन्न वर्षों की राष्ट्रीय आय की गणना एक विशेष आधार वर्ष के सापेक्ष की जाती है। जो आधार वर्ष है भारत में जो गणना किया जाता है वर्ष 2011 से 12 के आधार वर्ष माना गया है। आधार वर्ष वह वर्ष होता है जिसके सापेक्ष आगामी वर्ष की स्थिति की तुलना की जाती है। जैसे मान लीजिए 2020 में हमारा इकोनॉमी क्या है, कितना जीडीपी है, बढ़ा कि घटा है, तो हम किससे कंपैरिजन करेंगे, किसी से कंपैरिजन करना होता है तो कंपैरिजन करते हैं 2011 और 12 के डाटा के हिसाब से 2020 का कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, आधार वर्ष वही किया जाता है जिसके सापेक्ष आगामी वर्षों की स्थिति का पता लगाया जाता है या तुलना की जाती है। आई थिंक क्लियर हो गया। और आधार वर्ष 2011-12 है। देखिए राष्ट्रीय आय का फार्मूला होता है स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय इक्वल टू प्रचलित कीमतों पर राष्ट्रीय आय बटे के प्रचलित वर्ष का सूचकांक इंटू में 100 करोगे तो स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय निकल कर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट में हमारा क्या है, चालू कीमतों नेशनल इनकम एंड करेंट प्राइस, इसको देखते हैं। देखिए जब राष्ट्रीय आय को बाजार के प्रचलित कीमतों पर मापा जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, इस कीमतों पर क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय को क्या बोलते हैं, मौद्रिक आय भी कहते हैं। किसी भी देश के राष्ट्रीय आय की गणना निम्न मदों को शामिल नहीं किया जाता, जिसमें से मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, पुरानी वस्तुओं का मूल्य, घरेलू सेवाएं और वित्तीय परिसंपत्तियां जैसे अंशपत्र हो गया, ऋण पत्र हो गया आदि का क्रय विक्रय, हस्तांतरण, भुगतान जिसे बोलते हैं पेंशन, वजीफा तथा विदेशों से प्राप्त उपहार, इसका इसमें शामिल नहीं किया जाता है राष्ट्रीय आय की गणना करने में। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। देखिए राष्ट्रीय आय की प्रमुख अवधारणा क्या है, इंग्लिश में बोलेंगे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। इसको देखते हैं। राष्ट्रीय आय एक व्यापक अवधारणा है जिसकी गणना हेतु सामान्यतः निम्नलिखित अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे हो गया घरेलू उत्पाद एवं राष्ट्रीय उत्पाद। घरेलू उत्पाद देखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं जीडीपी। जीडीपी क्या होता है इसको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी देश में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों जिसमें से विदेशी भी शामिल होंगे द्वारा अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं से अर्जित कुल आय को क्या बोलेंगे, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। जीडीपी किसी भी एक वार्षिक वर्ष में किसी देश में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों जिसमें विदेशी भी शामिल हैं द्वारा अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं से अर्जित कुल लाभ को क्या बोलेंगे, सकल घरेलू उत्पाद बोलेंगे। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद पर कैपिटा जीडीपी के विषय में देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में देखिए देश की जनसंख्या का भाग देने पर जो भाग पर प्राप्त होता है उसे बोलते हैं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा है जीडीपी क्या होता है, जीडीपी आपने फाइंड आउट कर लिया। किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी देश में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं से अर्जित कुल आय को क्या बोलेंगे, सकल घरेलू उत्पाद। जो सकल घरेलू उत्पाद आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आएगा, उससे जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद आएगा, प्रति व्यक्ति ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लियर हुआ। अगर अब हमें निकालना नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी बोलते हैं उसे, तो सकल घरेलू उत्पाद में सकल घरेलू उत्पाद में से पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य ह्रास जिसे बोलते हैं डिप्रिसिएशन, ह्रास का मतलब घटाना या उसको मतलब ह्रास हो गया,
को घटाने पर, उससे घटाव दोगे, जो भी हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें से जो पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य ह्रास को घटा देंगे तो उससे जो प्रतिफल प्राप्त होगा उसे बोलेंगे शुद्ध घरेलू उत्पाद या निवल घरेलू उत्पाद या नेट नेशनल प्रोडक्ट बोलेंगे। आई थिंक क्लियर हो गया। द नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास। क्लियर हो गया। अब देखते हैं, देखिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट देखते हैं। आपको क्लियर हो गया कि जीडीपी क्या होती है, निवल घरेलू उत्पाद क्या हुआ, निवल घरेलू उत्पाद आपने अभी पढ़ा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब देखते हैं जीएनपी बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन देश के निवासियों द्वारा चाहे बाहर हो, चाहे देश की सीमा के बाहर हो या देश की सीमा के भीतर हो, तो उसे क्या बोलेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलेंगे। जब वस्तुएं और सेवाओं, इसमें देखिए सेवाओं ऐड हो गया है, ठीक है, वस्तुएं सेवाओं का उत्पादन देश के निवासियों द्वारा चाहे बाहर की सीमा के, चाहे देश के बाहर सीमा के बाहर हो या देश की सीमा के अंदर हो, तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलेंगे, जीएनपी बोलेंगे। ठीक है, देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद में विदेशों से जो अर्जित विशुद्ध आय हो गया, इसे विदेशों में निवासित भारतीय नागरिकों द्वारा अर्जित आय माइनस विदेशों में निवासित विदेशियों द्वारा अर्जित आय, तो सकल घरेलू उत्पाद में क्या होती है, जुड़ जाती है। कहने का मतलब यह है, जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें से विदेशों से जो अर्जित विशुद्ध आय है उसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो भारत में इस चीज़ में भारत हमेशा पॉजिटिव रहता है, क्योंकि भारतीय लोग ज़्यादा बाहर से जाकर भारतीयों को भारत में पैसा भेजते हैं, जबकि विदेशी लोग भारत में आते जरूर हैं लेकिन उतना पैसा नहीं भेज पाते जितना भारत के लोग बाहर से पैसा भारत में भेजते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा, इसमें देखिए और भी भारतीय संदर्भ में जीएनपी राष्ट्रीय आय की सभी अवधारणा में सबसे व्यापक अवधारणा है। जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेशों से अर्जित विशुद्ध आय। विशुद्ध आय के मतलब हम बोले हैं ना अभी कि भारत के लोग विदेशों में जाकर जितना पैसा भेजते हैं और उसमें से माइनस हो जाएगा जो विदेशी लोग भारत में से पैसा विदेशों में भेजते हैं, अपने देशों में भेजते हैं, तो दोनों माइनस करके उसे जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा, इसमें जीएनपी आ जाएगा। अब देखते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी बोलते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से जो अभी हम लोग निकाले थे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य ह्रास को घटा देने पर जो प्रतिफल प्राप्त होगा उसे बोलेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। अब देखते हैं प्राइवेट इनकम क्या होता है। प्राइवेट इनकम निजी आय वह आय है जिसमें निजी उद्यमों व घरेलू क्षेत्र द्वारा अर्जित कुल आय तथा सरकार एवं शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध हस्तांतरण भुगतान एवं आकस्मिक लाभ शामिल होते हैं। ठीक है, देखिए उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय आय सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों द्वारा अर्जित आयों को शामिल किया जाता है। जब निजी आय में मात्र निजी क्षेत्र द्वारा अर्जित आय को शामिल किया जाता है तो इस प्रकार राष्ट्रीय आय बड़ा होगा निजी आय से। ठीक है, इसको देख लेते हैं। निजी आय इक्वल टू शुद्ध घरेलू उत्पाद से निजी क्षेत्र को प्राप्त साधन आय प्लस राष्ट्रीय आय पर ब्याज प्लस विदेशों से साधन आय प्लस सरकार से प्राप्त हस्तांतरण शुद्ध भुगतान प्लस में कर देंगे शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध हस्तांतरण भुगतान। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं पर्सनल इनकम क्या होता है। पर्सनल इनकम एक वित्तीय वर्ष में प्रत्यक्ष करों के भुगतान से पूर्व व्यक्तियों और पारिवारिक इकाइयों द्वारा समस्त स्रोतों से प्राप्त आय क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत आय बोल रहे हैं। ठीक है, और इसकी गणना के लिए निजी आय में से उद्यमों के अवितरित लाभों व निगम करों को घटाना होता है। व्यक्तिगत आय निजी आय से क्या होती है, कम आय होती है। व्यक्तिगत आय जो होती है निजी आय से कम होती है। व्यक्तिगत आय इक्वल टू निजी आय में से माइनस कर देंगे अवितरित लाभ माइनस निगम कर, और निजी आय माइनस, इसको आप माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, अवितरित आय प्लस निगम कर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं डिस्पोजल इनकम क्या होता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। निजी इनकम क्या हो गया, प्राइवेट इनकम क्या हो गया और पर्सनल इनकम क्या हो गया, दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं डिस्पोजल इनकम। प्रयोज्य आय
व्यक्तिगत आय का वह भाग होता है जो व्यक्तियों के पास उपलब्ध होती है। दूसरे शब्दों में व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष करों को घटाने के पश्चात प्राप्त राशि प्रयोज्य आय होती है। यह आय व्यक्तिगत आय से क्या होती है? कम होती है। प्रयोज्य आय इक्वल टू व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर। अब देखते हैं पर कैपिटा इनकम। किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से भाग देने से जो भागफल प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पर कैपिटा इनकम बहुत देखा जाता है कि भारत में या अदर देशों में पर कैपिटा इनकम कितना है, इसी से कंपैरिजन करते हैं कि उस देश का आर्थिक विकास कितना होगा। तो किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा उसे बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय व्यक्तिगत प्रायोज्य आय से कम होती है। प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू राष्ट्रीय आय अपान में या डिवाइड बाई जनसंख्या से करेंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल कर आ जाएगी। देखिए, प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि एक देश के आर्थिक विकास या लोगों के रहन सहन स्तर का सबसे बेहतर सूचक माना जाता है। देखिए, आप इसको थोड़ा सा इसका देखिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है। जीएनपी में से क्या घटाएंगे, डिप्रिसिएशन घटाएंगे तो एनएनपी हुआ। ऐसे करके आप पूरे चार्ट को एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं विविध तथ्य देख लेते हैं। विविध तथ्य के बाद हम लोग देखेंगे पंचवर्षीय योजनाएं देखेंगे। विविध तथ्य देख लेते हैं। देखिए, सीएसओ की घोषणा के अनुसार जीडीपी की गणना के लिए क्षेत्रवार सकल शुद्ध स्वगत मूल्य वर्धन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, के अनुमान के लिए साधन लागत फैक्टर कॉस्ट के बजाय मूल्य कीमतों बेसिक प्राइस को प्रयोग में लाया जा रहा है। विदेशों से शुद्ध आय संबंधी आंकड़े जो होता है आरबीआई द्वारा तैयार व प्रकाशित किया जाता है। विदेशों से शुद्ध आय। ठीक है, भारत में नियोजन देखते हैं। भारत में नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो हुआ था पूर्व सोवियत संघ की नियोजन पद्धति से प्रेरित है। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं। भारत में वर्ष 1991 से अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाओं व 6 वार्षिक योजनाओं की विकास यात्रा तय कर चुका है भारत, अपना प्यारा देश भारत। भारत में नियोजन के लक्ष्य तथा सामाजिक उद्देश्यों के स्रोत संविधान में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसे बोलते हैं इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी द्वारा निर्धारित होता है। भारतीय नियोजन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में भी उद्धृत है। देखिए, भारत के नियोजन पर सर्वप्रथम जो चर्चा हुआ था 1934 में हुई थी, जब एम विश्वेश्वरैया ने, उनकी पुस्तक का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, उन्होंने पुस्तक लिखा था। विश्वेश्वरैया को बोला जाता है भारत के आधुनिक नियोजन का प्रणेता भी कहा जाता है विश्वेश्वरैया जी को। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसके पश्चात 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना किया था। वर्ष 1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित गांधीवादी योजना द गांधीयन प्लान तैयार किया था। और इसके अलावा और देखें इसमें तो 1944 से 45 में मुंबई के 8 उद्योगपति, जिसमें से JRD टाटा, घनश्याम दास बिड़ला, आरदेसी दलाल, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, डॉक्टर जॉन मथाई, लाला श्रीराम, कस्तूरी भाई लाल, एडी श्रॉफ ने भारत के आर्थिक विकास हेतु 15 वार्षिक योजना प्रस्तुत किया था, जिसे बॉम्बे प्लान या टाटा बिड़ला योजना के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1944 में नियोजन एवं विकास विभाग की स्थापना, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सर आरदेसी दलाल थे। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं। MN राय द्वारा भारतीय श्रमिक संघ की ओर से रूसी योजना से अभिप्रेरित जन योजना, जिसे बोलते हैं द पीपुल्स प्लान नामक योजना प्रस्तुत किया। 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा शोषण विहीन समाज की स्थापना हेतु सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने वर्ष 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक कार्यक्रम समिति का गठन किया था।
इस समिति ने 25 जनवरी 1948 को अपने एक प्रस्ताव में यह सिफारिश किया कि देश में एक अस्थायी योजना आयोग की स्थापना होनी चाहिए और सिफारिश के फलस्वरूप 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया, जिसे बोला गया योजना आयोग हिंदी में। अभी योजना आयोग को हटा दिया गया है, अभी नीति आयोग चल रहा है। नीति का फुल नेम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो नीति अभी प्लानिंग कमीशन के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ है, ठीक है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसकी अनुशंसा प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से लागू हुई। क्लियर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे पंचवर्षीय योजना, इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, पूरा 1 बाय 1 देखेंगे। पहले पंचवर्षीय, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो 100% बनना ही होता है, हर एग्जाम में से क्वेश्चन आता है पंचवर्षीय योजना में। कौन से पंचवर्षीय योजना में कितना विकास दर लक्ष्य हुआ, क्या हुआ, किस पे फोकस किया गया, ये सब क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से आना तय है। इसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे और एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे पंचवर्षीय योजना के लिए। तो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।